नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। थाना रकाबगंज पुलिस ने 2 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी की मोटरसाइकिल, नगद और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये पेशेवर अपराधी रकाबगंज थाना क्षेत्र में वाहन चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ताजनगरी आगरा की थाना रकाबगंज पुलिस को बीती रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,60,000 नगद, मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा सहित कई अन्य सामान को भी बरामद किया है। दरअसल आपको पूरा मामला बताते चलें कि रकाबगंज थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चोरी और लूट की घटनाओं की वारदातें सामने आ रही थी। चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी आगरा की ओर एसपी सिटी आगरा और सीओ सदर की नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। चोरी और लूट की आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में लगी थाना रकाबगंज पुलिस को बीती रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे वाहन चोरी का बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए गिरफ्तार बदमाशों की अगर हम बात करें तो न्यू आगरा थाना क्षेत्र का रहने वाला राहुल अग्रवाल और सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला रितेश पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। देखिए, लगातार कुछ दिनों से कुछ चोरी की घटनाएं जो हो रही है, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक थाने में एक टीम का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम भी चोरियां खुलवाने में जुटी हुई है। इसी दौरान मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे एसएचओ रकाबगंज द्वारा कुछ 2 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। एक का नाम राहुल अग्रवाल है, पुत्र गोपाल अग्रवाल, और दूसरा रितेश पुत्र राजेश। इनके पास से करीबन 3,60,000 रुपये नकद, जो चोरी की अमाउंट कई जगह पे जो चोरियां की गई थी, एक मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा और कुछ मोबाइल भी उनसे बरामद हुए हैं। इन प्रत्येक का, दोनों व्यक्तियों का काफ़ी बड़ा एक आपराधिक इतिहास रहा है और इसमें आने वाले टाइम में गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 2 बदमाश एक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। मुखबिर की सूचना से थाना रकाबगंज और सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमार कार्यवाही की तो 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों ही शातिर अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल लिया और इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित रुपए की नकदी भी बरामद की है। वहीं पुलिस के मुताबिक राहुल का आपराधिक इतिहास, राहुल के खिलाफ थाना रकाबगंज में 3 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं रितेश के खिलाफ सिकंदरा में 4 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, इनका और भी गिरोह में लोग हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन इसका किया जा रहा है, इंटरोगेशन करेंगे। अपराध का तरीका से इनका क्या था? ये जनरली दुकानों में और घरों में चोरी करते थे, ताला तोड़ के चोरी करना और मोबाइल के शॉप्स में भी चोरी करना, ये सब करते थे। तो कई सारी चीज़ें इनसे इसीलिए बरामद हुई है। इसमें कुल 2 मुकदमे, 2 ही मुकदमे ना, 3 मुकदमे इसमें रकाबगंज में खोले जा रहे हैं। पहले भी जेल जा चुके हैं? जा चुके होंगे, गए हैं, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास, जैसे राहुल के ऊपर आपराधिक इतिहास 3 मुकदमों का है और अभियुक्त रितेश जो है उसके ऊपर 4 मुकदमों का है। ठीक है, और अलग अलग थाने में रकाबगंज, सिकंदरा में ये मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस ने दोनों ही अपराधियों से पूछताछ कर सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचा दिया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों ही अपराधियों के जेल जाने के बाद अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन के सामने आया है कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं बल्कि केवल दुष्कर्म हुआ है। 2 दिन पहले थाना न्यू आगरा क्षेत्र में बेहोश हालत में मिली युवती के साथ में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की प्राइम इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं बल्कि केवल दुष्कर्म हुआ है। दरअसल आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले न्यू आगरा थाना क्षेत्र में बेहोशी की हालत में एक युवती झाड़ियों में पड़ी मिली। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था कि युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक तौर पर न्यू आगरा थाने में युवती के परिजनों की तहरीर पर दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राइम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और सीआरडी के एनालिसिस से पता चला कि युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म जैसी संगीन वारदात नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर युवती के साथ में दोस्त
युक्ति करने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 2 दिन पहले जब एक महिला बुरी अवस्था में जब एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उसको एडमिट किया गया था, हमारे द्वारा उसी समय से तफ्तीश शुरू की गई थी। उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाना न्यू आगरा में, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को नामजद किया गया था। उस एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके सारे फुटेज चेक करके सीडीआर का एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि एक ही व्यक्ति ने महिला के ऊपर बलात्कार किया है। बाकी के जो व्यक्ति थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर उनका रोल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो सर उन लोगों को सर केस में शामिल किया जाएगा 120B में, या वो यहाँ होंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। सर किस तरह से लड़की को ले जाएंगे? देखिए, लड़की को जो है स्टार इन करके जो एक होटल है ताजगंज क्षेत्र में, वहाँ पे उसको लेके ले गए। वहाँ पे उनको शराब पिलाई गई, गुड़ का संभवतः पिलाया गया उनको। अब ये जांच का विषय है, जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी बाद में बताई जाएंगी। एसपी सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे की अगर हम बात करें तो सामूहिक दुष्कर्म जैसी संगीन वारदात के खुलासे के लिए आईजी ए सतीश गणेश और एसएसपी आगरा बबलू कुमार खुद केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। केस के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सामने आया कि दुष्कर्म की शिकायत हुई। युवती की इंस्टाग्राम पर दर्श गौतम नाम के युवक से दोस्ती हुई और दर्श गौतम ने युवती को अपने प्रेम में फंसा लिया। ताजगंज थाना क्षेत्र के एक होटल में बुलाया और वहां उसके साथ में दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि सबसे पहले सूचना मिली कि युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म जैसी संगीन वारदात हुई है, इसीलिए पुलिस हर इस मामले को गंभीरता से ले रही थी। मगर गुरुवार की रात को साफ हो गया कि युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात नहीं बल्कि रेप की वारदात हुई है। तो वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक और युवती की उम्र एक है, जिनकी उम्र तकरीबन 18.5 वर्ष हो चुकी है। युवती शरीर और वजन से हल्की है। प्रेम जाल में फांसने वाले युवक दर्श गौतम ने युवती के साथ में रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर नशे की हालत में न्यू आगरा थाना क्षेत्र में फेंक दिया। अभी एक व्यक्ति को दर्श गौतम जिसका नाम है उसको जेल भेजा गया है। ठीक है। जिस तरह से लड़की की हालात थी उस तरह से ये इंगित हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसके साथ कई लोग शामिल हैं वारदात में। सर देखिए, लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है उनका सीओ लोहा मंडी मैडम के सामने, तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया है। उन्होंने पूरा किस्सा बताया है और वो जो उन्होंने बताई हुई चीज़ें वही चीज़ें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के एनालिसिस से कोरैबोरेट हो रही है। इस मामले में पुलिस ने कुछ और युवकों से पूछताछ की है, मगर पूछताछ में केवल रेप की वारदात सामने आई है। एसपी सिटी आगरा कहते हैं कि इस मामले में रेप के आरोपी दर्श गौतम को जेल भेज दिया गया है और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। देश प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और आगरा में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर राष्ट्रीय व्यापार पार्टी जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय व्यापार पार्टी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बंगला नंबर 60 ग्वालियर रोड सदर बाजार पे एक बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय व्यापार पार्टी ने साफ कर दिया कि अधिकारियों को ज्ञापन देने के साथ साथ राष्ट्रीय व्यापार पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी की बैठक में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आक्रोश जताया गया है। दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रीय व्यापार पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। दिनों दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था, आए दिन बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म, बढ़ती बेरोजगारी के साथ में सत्ता से जुड़े लोगों का अहंकार और सूबे की हालत को लेकर राष्ट्रीय व्यापार पार्टी ने चिंता जताई है। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल हो या फिर पश्चिम, सब जगह आम जनता त्राहिमाम कर रही है। थानों में मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन मुद्दों पर राष्ट्रीय व्यापार पार्टी जल्दी ही एक आंदोलन छेड़ने जा रही है। साथियों, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सभी को उठ के खड़ा होना हुआ और ये नाइंसाफ़ी हो रही है और जो गलत बातें हो रही है देश के अंदर और जो लोगों की बात को दबाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमें उठ करके बोलना होगा। और जो न्याय और कानून की जो व्यवस्था है और जिसको कि बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति है, तो वो इसका रिपोर्ट कार्ड देखें, विगत सरकारों का रिपोर्ट कार्ड देखें और फिर सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखें। इस बार पिछली सरकारों से ज़्यादा हत्याएं और इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसलिए हम इसका बहुत विरोध करते हैं। और जो ठेले वाले, खोमची वाले, छोटे दुकानदार हैं जिनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है, ये इसका भी हम विरोध करते हैं। और इसका हम कहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसको जो भी वो लागू कराया जाए और नगर निगम जो इसमें ढीला और हीला वाली कर रहा है वो भी उसमें अपना कार्य करे और जल्दी से उनको जो है नई बिल्डिंग जोन बनाए, उस बिल्डिंग जोन में उनको ट्रांसफर करने। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी की एक बैठक शुक्रवार को बंगला नंबर 60 ग्वालियर रोड सदर बाजार आगरा पर संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने देश के हालत पर चर्चा की।
रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि आर्थिक मंदी के चलते आम व्यापारी बुरी तरह से परेशान हैं, कारोबार ठप पड़े हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट, सब जगह व्यापारी परेशान हैं। ऊपर से बिगड़ती कानून व्यवस्था ने व्यापारी का जीना हराम कर दिया है। शमशाबाद का दोहरा हत्याकांड हो या फिर आवलखेड़ा में दिन दहाड़े डकैती की घटना ही क्यों ना हो, जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। रेप, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, इतनी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारी सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। एक तरफ तो हमारी सरकार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है। हमारी पार्टी स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा करेगी और महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का काम करेगी। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी ने मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की बात कही है। अधिकारियों को ज्ञापन देकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने, लंबित अपराधियों को शीघ्र जेल भेजने की मांग पर राष्ट्रीय व्यापार पार्टी अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। नगर विकास व शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन शुक्रवार को ताज नगरी में मौजूद रहे। ताज नगरी आए आशुतोष टंडन द्वारा नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई करोड़ रुपए से ताज नगरी में होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्य को संपन्न किया और पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा देश भर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूरी जानकारी को साझा किया। शुक्रवार को ताज नगरी आए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन नगर निगम पहुंचे और विकास मंत्री आशुतोष टंडन का स्वागत नगर निगम में किया गया। स्वागत समारोह के बाद आशुतोष टंडन द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आखिरी किश्त का चेक प्रदान कर भवनों का मालिकाना हक लाभार्थियों को दिया गया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में आप सब ने उनको सत्ता सौंपी, तो उन्होंने नगरीय क्षेत्र के लिए भी बहुत योजनाएं प्रस्तुत की। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके रूप में भी हमको प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो हर समय जनहित के लिए समर्पित है, परिश्रम की पराकाष्ठा है। मैं आपको बताता हूं, 18 घंटे योगी आदित्यनाथ काम करते हैं और उन 18 घंटों में उनका अपना निजी कार्य कोई नहीं, केवल हर वक्त समाज सेवा, समाज का कैसे उत्थान हो। उन्होंने उन योजनाओं को के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मित्रों, तमाम योजनाएं, अमृत योजना आई जिसमें 1 लाख से ज्यादा आबादी के नगरों और महानगरों के लिए सीवरेज सिस्टम, पेयजल के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, मैदान और पार्कों का संरक्षण, ये सारे काम उसके द्वारा हो रहे हैं। मोदी जी ने भारतवर्ष के 100 महानगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया, जिसमें 10 महानगर उत्तर प्रदेश के हैं और हमारा आगरा भी उसमें है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बन रहा है, जिससे पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जाएगी और इस सब में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, अत्याधुनिक तकनीकी, उसका उपयोग किया जाएगा। नगर विकास मंत्री थे तो मैं आगरा नगर निगम में डिप्टी मेयर था और आज गोपाल जी उनके पुत्र के रूप में नगर विकास मंत्री है, तो आज मैं मेयर के रूप में आपके सामने हूं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अभी आगरा के विभिन्न कार्यों की योजनाओं के लिए, आगरा के विकास के लिए आदरणीय टंडन जी से बहुत विस्तार से बात हुई है और उनका कहना है कि आगरा के जो पार्कों की दिशा है उसे सुधारने का काम किया जाए, आगरा की जो सड़कें है उन्हें सुधारने का काम किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम पे काफी जोर माननीय मंत्री जी का रहा है कि आगरा का जो पुराना 40 से 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, आबादी के हिसाब से वो उसको बड़ा करने की जरूरत है। चौड़ाई उसकी नालियों की और नालों की कम है और उस पर लोड ज्यादा है।
इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है, पार्कों को सुधार के लिए, इसके साथ में ओपन जिम हर पार्क में बने, इसके लिए माननीय मंत्री जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया है। आगरा शहर में पार्कों में ओपन जिम का भी हम काम आने वाले दिनों में प्रारंभ करेंगे। और आज कई करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने किया है और हम तो अनुरोध करते रहेंगे, इसी प्रकार आते रहे और करोड़ों रुपए की सौगात हमारे आगरा शहर के नागरिकों को देते रहे। मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जनहित में किए जाने वाले कार्यों को जनता के बीच रखा। साथ ही कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण आगरा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़े तमाम कार्यक्रम का फीता काटकर शिलान्यास किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन ने 261 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास कर ताज नगरी के विकास कार्यों में आ रही रुकावट को दूर करने की बात कही। पत्रकारों से रूबरू होते हुए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जन जन तक पहुंचाए जाने वाली योजना को लेकर पूरी जानकारी साझा की। मूलभूत सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो, इसके लिए प्रदेश सरकार तत्पर है और आगरा में विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की गई हैं, कुछ अभी और आने वाली हैं। ड्रेनेज के लिए प्लान बन रहा है, पेयजल के लिए आज शिलान्यास हुए हैं, जो कनेक्शन लोगों को घर तक पहुंच जाए। सीवरेज के लिए कार्य हो रहा है, कूड़ा कलेक्शन के लिए कार्य हो रहा है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम आपको परिलक्षित होंगे। धन्यवाद। लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के बाद पत्रकारों से रूबरू होने पर जहां एक और नगर विकास मंत्री देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया द्वारा विकास कार्यों को गिनाते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर जब पत्रकारों ने ताज नगरी में मौजूद आउटसोर्सेस कंपनी द्वारा किए जाने वाले घपले पर कार्यवाही की बात की, तो नगर विकास मंत्री कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए और देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन नगर विकास मंत्री देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इस मुहिम से सरोकार नहीं रखते। जी हां, ताज नगरी आगरा पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, तो मंत्री जी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। नगर विकास मंत्री से जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि नगर निगम में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर करोड़ों का फर्जी भुगतान कर दिया गया, जो कि जांच में सामने आ गया, लेकिन न तो नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और न ही आरोपी कंपनी पर FIR दर्ज कराई गई। फिलहाल जो नई टैप हुए हैं बायो रेमेडिएशन के जरिए उनका शुद्धिकरण हो रहा है और पूरे प्रदेश में 52 STP या तो बन गए हैं या पूर्ण होने वाले हैं। हमारी सरकार की नीति है कि आने वाले समय में एक बूंद भी प्रदूषित जल किसी भी नदी में प्रवाहित ना हो, इसके लिए कार्य हो रहा है। कूड़ा कलेक्शन में कई करोड़ घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं हो रही? क्या चहेती फर्म ऐसी है जिनके खिलाफ कार्रवाई करने में डिपार्टमेंट सरकार लापरवाही कर रहा है? देखिए, स्थानीय स्तर पर इस पर कुछ कार्रवाई की गई है और जो भी अनियमितता कहीं संज्ञान में आएगी उस पर कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। पत्रकारों द्वारा कार्यवाही की बात पर जवाब न देने और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी, जिसके बाद मीडिया सवाल पूछती रही, लेकिन मंत्री जी आगे बढ़ते चले गए। इस बात से समझा जा सकता है कि जब नगर विकास मंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले पर इस तरह से चुप्पी साध गए, तो फिर नगर निगम अधिकारी आखिर भ्रष्टाचार क्यों ना करें, क्योंकि इस विभाग का मुखिया ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो भला नगर निगम अधिकारी कैसे भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही कर पाएंगे? बहरहाल नगर विकास मंत्री ने भले ही मीडिया के सवालों का जवाब न दिया हो, लेकिन नगर निगम अधिकारियों को मंत्री की चुप्पी से हौसला और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी हवा जरूर मिल गई है। शुक्रवार से देश भर की सभी सरकारी बैंकों का स्टाफ 2 दिवसीय हड़ताल पर है। इसको लेकर आगरा संजय प्लेस में बैंक कर्मियों द्वारा जोरदार ढंग से धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार और शनिवार को हड़ताल के चलते बैंक बंद होने के कारण लोग परेशान दिखाई दिए। शुक्रवार से देश की सभी सरकारी बैंक के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसमें SBI सहित कई बड़े सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते शुक्रवार और शनिवार को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने आगरा की संजय प्लेस में एकत्रित होकर जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया। धरने प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों द्वारा सरकार की नीतियों और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक साथ आवाज बुलंद की। हमारा 31 और 1 का हड़ताल का दिन है। 2 दिवसीय पूरे अखिल भारतीय स्ट्राइक है। हमारे सरकार से मुख्य हमारी जो वेतन समझौता 2017 से लंबित है, करीब 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने हमारी मांगे नहीं मांगी, जो कि जायज़ है। हम लोगों ने पिछले वेतन के अनुसार ही अपनी मांगे रखी। 5 डे बैंकिंग, पेंशन में अपडेशन और विभिन्न जो कार्यों के घंटे हैं, हमारे काम करने के घंटे, उनके बारे में जायज़ मांगों को हमने अपनी सरकार से मांग की है। नहीं, देखिए, मजदूर नीतियों के अनुसार एक कार्य अवधि निश्चित की गई है। अगर उसके बियॉन्ड हम काम कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। आर्थिक और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न न हो। जैसे ये मानसिक उत्पीड़न ही है कि छुट्टी के दिन भी हमें बुलवाया जाता है काम करने के लिए, और 3 दिन जैसे ये हड़ताल रहेगी, है ना। और आज हम जब 5 साल बाद जब हमारा समझौता है उनके साथ कि 5 साल बाद वो टेबल पर टॉक करेंगे और वेतन बढ़ोतरी की बात करेंगे, तो 5 साल के बाद आज 30 महीने पूरे हो गए, उन्होंने अभी तक हमसे कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे यहाँ वेतन की आप बात करेंगे, हमारे यहाँ क्लरिकल का वेतन आज की तारीख में 18,000 रुपये है। क्लरिकल का जो एमटेक लड़का आता है उसका वेतन 18,000 रुपये से स्टार्टिंग है। प्राइवेट सेक्टर में वेतन 40,000 से कम किसी का है ही नहीं। वेतन भत्ता और ओवर टाइमिंग को लेकर धरने पर बैठे हुए लोगों ने जहां एक तरफ सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, तो वहीं साथ ही बैंक कर्मियों ने ये भी कह दिया कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे जल्द ही पुनः कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। बैंक की हड़ताल की वजह से लोग नकदी जमा करने और निकालने, चेक क्लियर को लेकर भी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं बैंक की सेवाएं बाधित नहीं हो। 2 दिनों की हड़ताल के बाद रविवार का नियमित अवकाश होने से अब बैंकों का कामकाज सोमवार से ही शुरू होगा। आगरा कॉलेज में पिछले 2 दिन से चल रहे कला संस्कृति व साहित्य समारोह आशाएं 2020 के तीसरे दिन एकल अभिनय, मिमिक्री, मेहंदी आदि की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। आगरा कॉलेज में पिछले 2 दिन से चल रहे कला संस्कृति व साहित्य समारोह आशाएं 2020 के तीसरे दिन एकल अभिनय, मिमिक्री, मेहंदी, कोलाज, इंस्टॉलेशन आदि की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। छात्रों को इस प्रतिभा को निखारने व उनके उत्साहवर्धन के लिए एमपीएस ग्रुप के चेयरमैन स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहे। उन्होंने कॉलेज के इस प्रयास की सराहना की, तो वहीं छात्रों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर उनका उत्साहवर्धन किया। स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर और लय के ऊपर, रिदम के ऊपर उन्होंने कितना अच्छा बच्चों ने, जैसे कि आप पीछे भी देख पा रहे हैं, कितना अच्छा आर्ट वर्क बच्चों ने किया है। और मुझे खुद को एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, और बच्चों की प्रतिभा का प्रोत्साहन इससे अच्छा हो नहीं सकता। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लोगों ने मैसेज दिया अपनी कला के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे भविष्य? मैं भी कहूँगा कि आज की डेट में जो पर्यावरण है वो विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, और कला के माध्यम से जिस प्रकार बच्चे पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं, हमारे पूरे समाज को उससे कुछ सीखना चाहिए और उस मैसेज को आगे ले जाना चाहिए मीडिया के जरिए, और सभी सोशल मीडिया के थ्रू इस मैसेज को, पर्यावरण को बचाने के संदेश को पूरे समाज में जाना चाहिए। आज जो मोनो एक्टिंग देखने को मिली, कोलाज का जो कंपटीशन देखने को मिला, उसमें बच्चों ने अपनी निश्चित रूप से जो प्रतिभा छिपी हुई है वो यहाँ उन्होंने अपने कार्यकलाप के माध्यम से अपने क्षमताओं का लोहा यहाँ मनवा रहे हैं बच्चे। और कल भी बहुत सारे कंपटीशंस हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने इन प्रतियोगिताओं में रेगुलर पार्टिसिपेट करके अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेंगे। सांस्कृतिक समारोह के तीसरे दिन कॉलेज में अनेक स्पर्धा व प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें गंगाधर शास्त्री सभागार में प्रतियोगिताओं में समाज की वर्तमान चुनौतियों को मूक अभिनय के माध्यम से छात्रों ने शानदार तरह से प्रदर्शित किया। वहीं महिला उत्पीड़न पर मूक अभिनय के माध्यम से एसिड अटैक, बलात्कार, बेटियों के साथ हो रहे अनैतिक कृत्यों पर उन्होंने यहाँ मौजूद दर्शकों को झंझोर कर रख दिया। एकल अभिनय में हैदराबाद से महिला चिकित्सक के साथ हुए बलात्कार के बाद जलाकर मार डालने की घटना को दिखाया गया, तो वहीं बेटी बचाओ के संदेश को भी शानदार तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा कोलाज प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने कागजों, अखबारों के टुकड़ों को संजोकर कार्यक्रम की थीम को
प्रदर्शित करते हुए शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। छात्र छात्रों ने विभिन्न तरह की आकृतियां बनाकर यहाँ प्रदर्शित की, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आई। इंस्टॉलेशन में युवा शक्ति व त्योहार विषय पर छात्र छात्रों ने मॉडल तैयार किए थे, जिन्हें यहाँ प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्रों की प्रतिभाओं को न केवल बाहर लाना, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्रों तक पहुंचाना है, जिससे कि वे सामाजिक बुराइयों को न केवल खत्म करें, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दे। यहाँ पर चित्रकला से संबंधित प्रतियोगिता है। यहाँ पर जो आज का प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही है वो है कोलाज, इंस्टॉलेशन और मेहंदी प्रतियोगिता है इनकी का। वहाँ पर अभी आपने गंगाधर शास्त्री भवन में जैसे देखा होगा कि जितनी भी प्रतियोगी आज मोनो एक्टिंग या मिमिक्री में थे, तो आजकल देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर ही सारी प्रतियोगिता है या सारे प्रतिभागियों ने पार्ट लिया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो युवा वर्ग है वो भी समझ रहा है कि इस समय देश में किस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ में जो इस देश में जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त अरुण प्रकाश, समारोह के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि आशाएं 2020 के तीसरे दिन 1 फरवरी को एकल व सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त अरुण प्रकाश रहेंगे। वहीं देर शाम इन सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम भी जारी किए गए, जिनमें मूक अभिनय में सुशांत हिमांशु की टीम प्रथम रही, तो वहीं एकल अभिनय में दीक्षा, मिमिक्री में धीरज मंगलानी, मेहंदी में दीपा आदि लोगों ने प्रथम स्थान। बसंत पंचमी महोत्सव को लेकर जहां पूरे देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं आगरा के दयालबाग में बसंत पंचमी की अनोखी छटा देखने को मिली। 4 दिवसीय इस महोत्सव में गुरुवार को शाम को दुल्हन की तरह दयालबाग सजाया गया। कहने को तो बसंत पंचमी पूरे देश भर में जोरदार तरीके से मनाई जाती है, जिसके चलते जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो वहीं मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। हर तरफ लोग पीले वस्त्रों में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आगरा शहर में बसंत पंचमी की बात करें तो दयालबाग में जिस तरीके से बसंत पंचमी मनाई जाती है, शायद ही कहीं मनाई जाती हो। बसंत पंचमी को लेकर दयालबाग में 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवार की शाम दयालबाग क्षेत्र रोशनी से जगमगाता नजर आया। क्षेत्र में सभी भवनों को लाइट की रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। देश विदेश से आए हजारों सत्संगी इस रोशनी को देखकर मंत्र मुग्ध नजर आए। लोगों ने सजावट की इस छटा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बसंती बंदरवार पीली झाड़ियों, फूल पत्तियों के तोरण के साथ में हर जगह सजावट दिखाई दे रही थी, जो अपनी ओर सभी को आकर्षित करती हुई दिखाई दी। तो दयालबाग में समय बसंत उत्सव मन रहा है एंड यू आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट द सेम कि बसंत उत्सव, इसको हम लोग अगर देखें तो बसंत उत्सव का महत्व हमारे यहाँ क्यों है और संसार में क्यों है और ख़ासकर हिंदुओं में क्यों है। बसंत उत्सव जो है वो बेसिकली सरस्वती माँ की पूजा का दिन होता है हम सब हिंदुओं में। और बसंत उत्सव में आपने देखा होगा येलो कलर का बहुत महत्व है। इसमें आप देखते हैं सरसों फूली होती है, स्प्रिंग सीजन कहलाता है ये मई का 5वां दिन है। तो इसको कहते हैं बसंत मीन्स स्प्रिंग एंड पंचमी मीन्स 5th डे। तो बसंत इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th डे ऑफ माघ। आप देखते हैं इस समय का मौसम बड़ा रूहानी होता है, चारों तरफ मौसम बहुत अच्छा खुशनुमा होता है, फ्लावर्स के लिए होते हैं। हमारे दयालबाग सत्संग में इसका महत्व इसलिए है कि बसंत के दिन हमारे यहाँ पे शहतूत लगा करके दयालबाग की स्थापना करी गई थी। और उसके अलावा हमारे जो फर्स्ट गुरु थे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उन्होंने बसंत के दिन जो है वो राधा स्वामी नाम जगत के लिए आम करा था। यू कैन वेरी वेल सी दैट फ्रॉम लास्ट 3-4 days वी आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन बसंत एंड सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर द डिसाइपल्स ऑफ राधा स्वामी फेथ, दे ऑल आर हियर एंड एवरी टाइम दे कम यू सी इन द वे वी आर सेलिब्रेटिंग इट। छोटे बच्चे 3 महीने से लेके 5 साल तक के तो एक संसू के बच्चे हैं, आपने देखा होगा उस दिन खेत पे वो लोग थे, बेबी शो उन्होंने करा। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारे विभिन्न कार्यक्रम हुए। आपने खेलकूद प्रतियोगिता देखी होगी, आपने जिम्नाजियम देखा होगा, और सुबह शाम रात भक्ति संगीत होता है, सत्संग होता है एंड वी ऑल पीपल एंजॉय सो मच। स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट होता है। यू कैन फील दैट इफ यू अटेंड द बसंत फंक्शन, आफ्टर दैट यू विल फील दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू एंड टुडे यू कैन सी देयर इज अ लाइटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग इट and we are not celebrating it in the worldly manner, we are celebrating it in the balanced manner. Spirituality भी है, संसारिकता भी इसके अंदर है, और यही हमारा होता है, सिखाया जाता है बेहतर संसारिकता। You have to be
वेरी वेरी गुड विद द वर्ल्ड एट लार्ज। समस्त प्राणी मात्र की सेवा करने का आपको मौका मिलना चाहिए, वही हमारा जो यहाँ का ध्येय है। बसंत पर्व पर दयालबाग का कोना कोना बसंती रंग में नजर आ रहा था। हर तरफ लोग बसंती परिधान पहने हुए दिखाई दे रहे थे। इस 4 दिवसीय महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। इस उत्सव में 15,000 से 20,000 लोग इस उत्सव में शामिल हुए और इस महोत्सव का लुत्फ उठाया। शुक्रवार को हजारों बच्चों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। आगरा कॉलेज मैदान में एकत्र हुए आगरा के स्कूलों के बच्चों ने सूर्य नमस्कार करते हुए सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कदम ताल मिलाते हुए सूर्य नमस्कार की योग मुद्रा, हजारों बच्चों के बीच मंत्रों की गूंज, एक से भाव। क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश ब्रज प्रांत की ओर से बाल एवं युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति चेतना व एकाग्रता के लिए राष्ट्रीय पुरुष विवेकानंद को समर्पित सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन आगरा कॉलेज मैदान पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सामने महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरण महाराज, मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हॉकी टीम कप्तान जगबीर सिंह के साथ साथ आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक व मुख्य वक्ता आलोक कुमार ने दीप जलाकर किया। सूर्य नमस्कार महायज्ञ कार्यक्रम में शुक्रवार को प्रातः 10 बजे आगरा कॉलेज ग्राउंड पर महानगर के माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लगभग 250 बच्चे व महाविद्यालयों के लगभग 20,000 बच्चे सूर्य नमस्कार महायज्ञ में शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय हॉकी टीम कप्तान जगबीर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सूर्य नमस्कार मात्र नमस्कार ही नहीं बल्कि वंदना है और आज हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। जो इमोशन, जो फीलिंग्स जब देश का तिरंगा लहराता है एक स्वर्ण पदक जीतने पर, वो आप महसूस कर सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अनेकों डिग्रियां जीत जाएं, वो अनुभूति आपको कभी नहीं हो सकती जब आप अपने तिरंगे को लहराता हुआ देख सकते हैं। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप स्कूल लेवल से ही अपने खेल को अपना एक अभिन्न रूप, अपना एक अभिन्न अंग मान लेंगे कि बिना स्पोर्ट्स किए मैं अपने आज स्कूल से बिना 1 घंटा स्पोर्ट्स को दिए मैं आज अपना दिन कंप्लीट नहीं मानूंगा। और मेरा आग्रह है सभी स्कूल टीचर्स को कि इस स्कूल में एक स्कूल में बच्चों में जिस तरह हम उनसे कहते हैं कि अपने पाठ पढ़ें, स्कूल में अव्वल आए, उसी तरह उनको हम प्रेरित करें कि स्कूल में स्पोर्ट्स में भी अव्वल आए। लेट्स नॉट फॉरगेट, मात्र 1 नंबर 1 होता है। और उन्होंने आगे कहा कि योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई भी विधि एक दिन की नहीं होती बल्कि इसे प्रतिदिन के लिए अपनाना चाहिए। मुख्य वक्ता आलोक कुमार ने शरीर विज्ञान पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्राण के निकल जाने से व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। यदि योग द्वारा प्राण को शुद्ध और दीर्घ किया जा सके तो व्यक्ति की आयु भी दीर्घ हो जाती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी श्वास लेता है और जब मरता है तो पूर्णतः श्वास छोड़ देता है। आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए 10 ब्लॉकों में विभाजित किया गया, जिसमें 1 मुख्य द्वार व 3 प्रवेश द्वार बनाए गए। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। मंच से योग प्रमुख दीपा शर्मा, परमजीत सरना, आकांक्षा शर्मा ने अनुसरण करते हुए बच्चों के बीच 10 अग्रसरों में अंकित, रंजित, अभिषेक, राम प्रकाश आदि लोगों ने सूर्य नमस्कार की 13 मुद्राएं कराई। 2 चीनी पर्यटकों के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की आशंका ने आगरा प्रशासन को चिंतित कर दिया है। पटना से निकले ये पर्यटक कहां जाते हैं, फिलहाल इसकी जानकारी तो पूरी तरह से नहीं मिल सकी है, लेकिन अंदेशा है कि ये आगरा भी आ सकते हैं। लिहाजा आगरा प्रशासन ने सभी होटलों को इन दोनों चीनी पर्यटकों का ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए अलर्ट रहने को कहा है और इनकी जानकारी प्रशासन को मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया है। भारत आए 2 चाइना के पर्यटक इस समय प्रशासन के लिए नहीं सरकार के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। कोरोना वायरस के संदिग्ध होने के बाद आगरा जिलाधिकारी ने सभी पर्यटन व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि वे इन 2 चीनी पर्यटकों के आने पर न केवल एहतियात बरतें बल्कि प्रशासन को सूचित करें। गौरतलब है कि ये 2 पर्यटक पटना से निकले हैं, लेकिन कहां जाते हैं फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, जिसके चलते इन दोनों पर्यटकों का पूरा ब्यौरा प्रशासन ने आगरा के होटल जगत को उपलब्ध करा दिया है। इन दोनों चीनी पर्यटकों का पासपोर्ट प्रशासन के पास है, लिहाजा इनके पासपोर्ट की कॉपी सभी को भेज दी गई है। गौरतलब है कि ये पर्यटक कोलकाता से पटना गए थे। इस दौरान तबीयत खराब होने पर उन्होंने अपनी जांच कराई, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ये लोग निकल गए और जांच में इनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके चलते भारत सरकार सख्ते में आ गई है और इन पर्यटकों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। लिहाजा आगरा प्रशासन ने सभी होटलों को सूचित किया है कि इन पर्यटकों का ब्यौरा भी भेज दिया है। गौरतलब है कि जब से कोरोना वायरस सक्रिय हुआ है तभी से ही आगरा के सभी होटल को चीनी पर्यटकों के आने पर एहतियात बरतने को कहा गया है।
होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने बताया कि कोरोना वायरस की दहशत इन दिनों इस कदर है कि कई अन्य देशों के पर्यटक भी फिलहाल कहीं घूमने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायरस की दहशत का असर पर्यटक जगत पर काफी पड़ा है और निरंतर विदेशी पर्यटक इससे संबंधित जानकारियां फोन करके मांग रहे हैं, तो वहीं चीनी पर्यटक की आवाजाही लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं कुछ आगे की खबरों पर। शमशाबाद के सर्राफा दंपति हत्याकांड मामले में व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा खुलासे के लिए 72 घंटे का समय भी लगातार खत्म होता जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 28 जनवरी को कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला हरसराय में डकैती के बाद हुई सर्राफा दंपति हत्याकांड मामले में पुलिस अभी भी खाली हाथ है, जिसे लेकर व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस ने व्यापारियों को 72 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। पुलिस द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब व्यापारियों को नहीं दिया गया। इससे आक्रोशित व्यापारियों ने ऐलान किया कि यदि शनिवार दोपहर 12 बजे तक घटना का खुलासा नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ठीक तरह से नहीं उतरते हैं तो चाहे उसे इस मैटर को हमें किसी भी हद तक ले जाना पड़ेगा। पूरा शमशाबाद साथ में हमारे में बड़ा आंदोलन, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े, किस हद तक जाना पड़े, हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। ये घटना आम घटना नहीं, इससे सारे व्यापारियों को बहुत बड़ी हानि है, छोटे व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम हमेशा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई व्यापारी हो, उसके साथ हैं, तन मन धन। दोषियों की गिरफ्तारी हो, 72 घंटे से बाजार बंद है, फिर भी सरकार और प्रशासन के ऊपर कान में जू न रेंगना इस बात को साबित करता है कि प्रशासन और सरकार पूरी तरह नाकाम है। सदन में उठाएंगे इस विषय को मजबूती से। कांग्रेस इनकी आवाज बनेगी, सड़कों पर भी संघर्ष करेगी। गौरतलब है कि शमशाबाद में सर्राफा दंपति मुकलेश कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी लता गुप्ता की डकैती के दौरान गला दबाकर और करंट लगाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद में पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। घटना पर जिले के उच्च अधिकारियों के साथ में पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा। मृतक सर्राफा दंपति के अंतिम संस्कार से पूर्व व्यापारियों ने खुलासे की मांग, जिस पर पुलिस ने 72 घंटे का लिखित में अल्टीमेटम पीड़ित परिवार को दिया, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने से व्यापारियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं इसके अलावा पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस सर्राफा दंपति हत्याकांड को विधानसभा के सदन में उठाएगी। क्या मजदूर, क्या सब्जी वाले, क्या ठेल वाले, क्या ढकेल वाले, सब अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए विवश होंगे। मेरा एक बार फिर निवेदन है, फिर मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो भी दरिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और माल बरामद की जाए, अन्यथा इसके बाद जो भी परिणाम आएंगे उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। हालांकि पूरे घटनाक्रम का पुलिस जल्द खुलासे का दावा तो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब देखना यही होगा कि हाई प्रोफाइल सर्राफा दंपति हत्याकांड का पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो दिया जा चुका है, लेकिन उद्योग को दी जाने वाली सुविधाएं अभी तक पर्यटन जगत को नहीं मिली है। हालांकि नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आगरा नगर निगम की ओर से अभी भी होटल जगत को उद्योगों से संबंधित सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस संबंध में होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन ने आगरा नगर विकास मंत्री डॉक्टर आशुतोष टंडन से मुलाकात की और पर्यटन को उद्योग का दर्जा स्वीकारते हुए संबंधित सुविधाएं जल्द दिए जाने की मांग उठाई गई। देखिए, आज माननीय आशुतोष टंडन जी आगरा आए, जो कि नगर विकास मंत्री हैं। हमारी एसोसिएशन ने उनसे डेलीगेशंस के रूप में वार्ता की और एक उनको जो ट्रू फैक्ट्स जियो जो हैं वो उनको दिखाए और उनसे मांग की गई, साहब ये जो पिछले कई सालों से इस तरह से हमको टैक्स लगाया जा रहा है और अब तो रिकवरी के नोटिस तक भेज दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर मैंने रिपोर्ट मांगी है, मुझे रिपोर्ट आ जाएगी 15 दिन के अंदर। उसके ऊपर कोई ना कोई मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले 15 दिन के अंदर इसके बाद जो है मैं आपको कोई ना कोई इसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स दूंगा। पर ये 15 दिन के अंदर अगर मुझे रिपोर्ट सबमिट वो कर देते हैं तो आपको मैं बहुत जल्दी इस पर रिलीफ दूँगा। देखिए, शासन आदेश के अंदर 2016 के अंदर क्लियर कट आदेश किए गए हैं सभी नगर निगमों को कि जो पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया है उसी के अनुरूप सारी सुविधाएं दी जाए। उन सुविधाओं में मेनली सुविधा जो है हमारे जो है संपत्ति कर है, जल कर है, ये सभी जो सुविधाएं जो उद्योग को दी जाती थी वो हमको भी मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल रही। देखिए, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, जो इंडस्ट्री के लिए आगरा को जो होटल है उसे इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है और ये 1996 से ये 9 से जब से राज्यपाल महोदय का आदेश हुआ था कि वैसे भी तो आगरा में इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है और आगरा में जो पर्यटन में अग्रणी है, एक चीज़ उन्होंने पर्यटन को इंडस्ट्री जब डिक्लेयर किया और एक होटल ही रह गया है जो आगे बिजनेस कर रहा है आगरा में, उसको भी इंडस्ट्री का डिक्लेयर करने के बाद उस पर भी जो टैक्सेस हैं वो ओवरड्यूज लगा दिए गए हैं। अगर आप इंडस्ट्री मानते हैं तो इंडस्ट्री की तरह से उसे फॉलो करें, उसमें टैक्सेस वह लें, वो भी नहीं ले रहे हैं, ना इंडस्ट्री की तरफ छोड़ा है और ना प्राइवेट की तरफ छोड़ा है। तो हम माननीय मंत्री महोदय आए थे आशुतोष टंडन जी, उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए हम पहले से भी काफ़ी टाइम से परस्यू करते आ रहे हैं और हमने उनको जो शासनादेश हैं, जो पर्यटन नीति है और जो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए हैं और संघ में नवीन जैन साहब मेयर साहब भी थे, अरुण प्रकाश जी भी थे, तो उन्होंने सबसे सारे विधायक थे, तो उन्होंने इस चीज़ का अनुमोदन भी किया कि जो है वो सही है और होना भी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन में हम इसका जो भी रिजल्ट है वो निकाल के आपके सामने रखेंगे। फतेहाबाद के मशहूर मिष्ठान विक्रेता पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मिष्ठान विक्रेता बच गया। मिष्ठान विक्रेता पर पहले भी बदमाश फायरिंग कर चुके हैं। फतेहाबाद के पेंगोरिया मिष्ठान पर हुए हमले के बाद बदमाशों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद हुए दृश्य के मुताबिक एक बाइक पर बैठकर 2 बदमाश आए। उनमें से एक बदमाश दुकान के अंदर गया, जहां सुभाष पेंगोरिया के पुत्र रविकांत को निशाना बनाते हुए फायर करने का प्रयास किया गया, परंतु फायर मिस हो गया। इस दौरान बदमाश अपने साथी के साथ में बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर घूमते हुए कुछ अन्य लोगों की गतिविधियां भी दिखाई दी हैं। ये फतेहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में पेगोरिया स्वीट हाउस है, तो इस पे जो है वो पेगोरिया परिवार बैठते हैं। इनमें सुभाष पेगोरिया हैं, इनके बेटे जो है रविकांत सुबह दुकान पे थे। उसी समय एक व्यक्ति द्वारा आके जो है वो फायरिंग का प्रयास किया गया। सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ें आई हैं, बाहर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उनका सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोग उसको निकलवा रहे हैं और उसके शीघ्र ही जो है इसमें कार्रवाई करके और नियमानुसार इसमें कार्रवाई करते। सर, पूर्व में भी हमला हो चुका है, तो कोई पहले नाम आता था तारा जो जेल में है, उन सब चीज़ों को भी कहते हैं जो है उन सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा और सब चीज़ों पुराने रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे और सब चीज़ों को करते हुए वेरीफाई करते हुए फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी मौके पर मौजूद थी। घटना में क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। एतमादपुर के बरहन में जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा एक और भव्य मंदिर का शिलान्यास शुक्रवार को विधि विधान के साथ किया गया। इस मंदिर के निर्माण के बाद अब बरहन में तीसरे जैन मंदिर में श्रद्धालु को पूजा अर्चना करने का अवसर मिलेगा। एतमादपुर के बरहन में जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा एक और भव्य मंदिर का शिलान्यास शुक्रवार को विधि विधान के साथ किया गया। इस मंदिर के निर्माण के बाद अब बरहन में तीसरे जैन मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का अवसर मिलेगा।
बरहन स्थित पुरानी पंजाब नेशनल बैंक वाली गली में नवीन जैन मंदिर का शिलान्यास मथुरा 84 के पंडित जिनेंद्र कुमार जैन शास्त्री द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। सबसे पहले जाप अनुष्ठान के बाद में ध्वजारोहण समाज के लोगों द्वारा किया गया, जिसके बाद में शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें समाज के लोगों ने आधारशिला रखने के लिए बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई, जिसके बाद में शिला की स्थापना कराई गई। आज यहाँ पे नव जैन मंदिर का निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ है, उसकी शुरुआत शिलान्यास का प्रोग्राम है। ये किस तरह से हुआ है? इसमें सबसे पहले अपने 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करने के लिए उस मंदिर की शिला रखी जा रही है, जिसमें पत्थर, ईंटें, जो स्वर्ण ईंट, स्वस्तिक, इन सब से शुरुआत की जा रही है। कितने लोगों ने भाग लिया, किस तरह से लिया? यहाँ पे आसपास के सभी गांव समाज भी आई हुई हैं। बरहन की पूरी समाज है, साथ में आहरण की, कावल खेड़ा की, कुरगमा, ये सभी समाज आई हुई है। करीब करीब 700-800 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बोली का क्या सिस्टम है? बोली इसलिए ना, हर चीज़ के लिए एक नियम रहना चाहिए। तो बोली के जो पहले किसको कौन सी शिला रखनी है, पहली शिला के लिए बोली का व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। नवीन पंचायती जैन मंदिर के शिलान्यास को लेकर समाज के लोगों में काफी हर्ष दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बरहन के अलावा सराय जयराम, आहरण, आवलखेड़ा सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पदमचंद जैन, वीरेंद्र जैन, लकी जैन, रिकी जैन, वासु जैन, विशाल जैन, जितेंद्र जैन, दिलीप जैन, बंटू जैन आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एतमादपुर तहसील में सरकार द्वारा लागू की गई नई स्टैंपिंग व्यवस्था के विरोध में तहसील के स्टाम्प विक्रेता हड़ताल पर आ गए हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। एतमादपुर तहसील में सरकार द्वारा लागू की गई नई स्टैंपिंग व्यवस्था के विरोध में तहसील के स्टैंप विक्रेता हड़ताल पर आ गए हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। स्टैंप विक्रेताओं की हड़ताल तहसील के अधिवक्ताओं ने भी समर्थन दिया है। स्टैंप विक्रेताओं का कहना है कि अगर स्टैंपिंग की व्यवस्था लागू हो गई तो वे बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार के पास इन स्टैंप विक्रेताओं को रोजगार देने का कोई भी समाधान नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है सरकार का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार एक तो बेरोजगारी दूर करने की बात कहती है, जहाँ पर उसने जो है बेरोजगारी और फैला दी है, तो उसके विरोध में हम सभी अधिवक्ता और वसीका नवीस यानी बैनामा लेखक और स्टाम्प वेंडर सभी जो है एकत्र होकर के आज हमने पूरी तरह से तहसील पर सभी कोर्ट, न्यायालय, उप निबंधक कार्यालय सबकी जो है हड़ताल है कि आप पहले 1 लाख रुपए खर्च करके लैपटॉप और बिजली की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्थाएं करोगे आप, तब उसके बाद आपको स्टाम्प का लाइसेंस दिया जाएगा, तभी आप आगे कार्य कर सकते हो। तो अब इसमें हमारा जो भी खर्चा होगा उसमें हमें कुछ बचेगा ही नहीं। 115 रुपये में प्रिंटर भी का वो होगा, सब खर्चा होगा, बिजली का होगा, बैठने के लिए यहाँ पे हम पे व्यवस्था नहीं है सही, उनने कोई भी व्यवस्था हमारे लिए अच्छी नहीं की है बिल्कुल बैठने के लिए, तो हम एकदम यहाँ खुले में कैसे बैठेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, जो पहले हमारा जो सिस्टम था सारा बस वही लागू रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। स्टैंप विक्रेताओं की हड़ताल को समर्थन देने के लिए बार एसोसिएशन एतमादपुर के सभी अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक हड़ताल में शामिल हो गए। बार एसोसिएशन के महासचिव मिश्री लाल एडवोकेट ने कहा कि स्टैंप विक्रेताओं के साथ में ई स्टैंपिंग प्रक्रिया लागू होना उचित नहीं है। हड़ताल पर बैठे स्टैंप विक्रेताओं का कहना था कि सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तब तक वे कार्य से विरत रहेंगे। सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल पर रहे, जिसके चलते बैंक कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांग की है। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। ऐसे में बैंक 31 और 1 तारीख को बंद रहेगी, जिसके चलते सभी बैंक उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल पर रहे। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी रही। ऐसे में बैंक 31 और 1 तारीख को बंद रहेंगी, जिसके चलते सभी बैंक उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, कारोबार पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं बैंक कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।
सभी बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर इकट्ठे हुए और 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। स्ट्राइक हुई है, हमारी स्ट्राइक जो 2 दिन की है, 2 दिन की नहीं, आगे भी हमारी मार्च में भी है, फिर आगे कंटिन्यूस भी स्ट्राइक रहेगी। और ये स्ट्राइक हमारी वेतन समझौता नवंबर 2017 से पेंडिंग पड़ा है, उसके संबंध में है। और ये सरकार जो बार बार कह रही है कि भैया बैलेंस शीट में माइनस में आ रहा है, इसलिए हम वेतन नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ऐसा हमारा कहीं सरकार में नहीं लिखा है, कि जो सरकार के नियम में नहीं लिखा है कि हम जब सैलरी बैंक प्रॉफिट करेंगे तभी हम सैलरी देंगे। हम सर्विस सेक्टर से लोग हैं, तो हम लोग उसको सर्विस सेक्टर के वाले लोग हैं, तो हमको सारे समान सेक्टर हैं उन्हीं की समान सैलरी देनी चाहिए, लेकिन हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। जैसा कि कॉमरेड माहेश्वरी जी ने बताया, हमारा जो 11वां वेतन समझौता है वो 27 माह से पेंडिंग है। 2017 से 1 नवंबर से ये लागू होना है, लेकिन ये सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। हमने सरकार को पूरा टाइम दिया है कि हमारा एक सम्मानजनक समझौता करें। पूर्व में भी समझौता हमारा 15% पे हुआ था, लेकिन इस सरकार ने इसकी जो शुरुआत की बातचीत की वो 2% से की, जो बेहद शर्मनाक की स्थिति है। और इसमें बैंकों में जो लॉस दिखाया जाता है वो हमारे कर्मचारियों की वजह से नहीं है, सरकारी नीतियों की वजह से है, जिसके वजह से ये कहा जाता है कि हम बैंक वालों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा बैंक समझौता सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए। इसके लिए हमारी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। अभी 2 दिन की सांकेतिक स्ट्राइक है, उसके बाद 3 दिन की मार्च में सांकेतिक स्ट्राइक रहेगी, और उसके बाद अगर हड़ताल जारी रही तो हम 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज जो हमारी हड़ताल है वो आज की नहीं, 2 दिन की हड़ताल है, आज और कल की। ये बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन समझौता जो पिछले 27 माह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और एक गूंगी बहरी भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ वेतन कर्मचारियों को उचित वेतन वृद्धि व हमारी जायज़ मांगों को मानने के लिए भी तैयार रही हैं। कल 3 बार मीटिंग होने के बावजूद भी इस सरकार के नुमाइंदों ने बड़ी हरदर्मिता दिखाते हुए हमारी जायज़ मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। इस जो कि पिछले 27 महीने से पेंडिंग है, ये लोग सरकार के नुमाइंदे अपने MP MLO का समझौता बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों का समझौता करने में इनको यानी कौन सी आफत दिखाई देती है। अपने लिए लाभप्रदता की बात नहीं करते, कर्मचारियों के लिए लाभप्रदता की, हम लाभ में होंगे तो समझौता होगा, जबकि हमारी सारी बैंक के लाभ में है, कोई बैंक घाटे में नहीं है। और जो घाटा है वो इनकी योजनाओं की वजह से है कि जिसमें कि हमको बैड डेट का प्रोविज़न करना पड़ता है, जो कि लाभ में से होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर हमारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल नहीं मानी गई तो अप्रैल में हमारी 3 दिन की हड़ताल और है, और 1 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और फिर भी अगर सरकार ने नहीं मांगी तो हो सकता है कि बैंक कर्मचारी अधिकारियों को सड़कों पर आने को बाध्य होना पड़ेगा। उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो एसोसिएशन को आगे भी लड़ाई के लिए योजना बनानी पड़ेगी, लेकिन किसी भी तरीके से कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देंगे। एतमादपुर के आवलखेड़ा स्थित आर्यव्रत बैंक में डकैती की वारदात को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ है। डकैती डालने वाले बदमाशों के आसपास के जिले के होने के संकेत मिल रहे हैं। उनकी तलाश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया है। एतमादपुर के आवलखेड़ा स्थित आर्यव्रत बैंक में डकैती की वारदात को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ है। डकैती डालने वाले बदमाशों के आसपास जिले के ही होने की सूचना लग रही है। तलाशी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के निर्देशन में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। देखिए, अभी तक बैंक डकैती की टीम में जो है सर्किल के स्तर से और बाकी अन्य थानों से भी थानाध्यक्षों को लगाया गया है। कुल 5 टीमें बनाई गई हैं, उनको अलग अलग जनपदों में भेजा जा रहा है, और जो भी संभावित अपराधी हैं फुटेजेस कलेक्ट करके उनसे मिलते जुलते लोगों को वेरीफाई किया जाएगा और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बाहर का गैंग प्रतीत होता है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि मोटरसाइकिल पे 5 लोग आए थे और उन्होंने लूटी ये जो है घटना कारित की है, बैंक में डकैती डाली है, उसके बाद भाग गए हैं। और उनके सभी संभावित जो है क्षेत्र में जिधर भी जा सकते हैं, जिधर से भी आए हों, उन सब के बारे में पता किया जाएगा और उस हिसाब से घटना का खुलासा किया जाएगा। आगरा जलेसर मार्ग स्थित आर्यव्रत बैंक में बुधवार को हथियारबंद 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जिस तरीके से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उसके तरीके से लग रहा है कि बदमाश आसपास के ही हो सकते हैं और वो बात भी स्थानीय भाषा में ही कर रहे थे। आवलखेड़ा में गुरुवार को एसपी देहात रवि कुमार, क्षेत्राधिकारी एतमादपुर अतुल कुमार सोनकर सहित सर्किल के अन्य थाना
प्रभारी डेरा डाले रहे और कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे थे। एसपी देहात रवि कुमार ने बताया कि 5 टीमें गठित की गई हैं। वहीं कई थाना प्रभारी भी लगाए गए हैं। ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। राजपाल यादव शिकोहाबाद में डॉक्टर दिलीप यादव की बेटी डॉक्टर दर्शिता की शादी में शिरकत करने शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने मीडिया के रूबरू होते हुए नागरिकता संशोधन कानून पर अपने विचार रखे। फिरोजाबाद में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि सभी लोग मिलकर रहें, सब भाईचारा कायम रखें, नफरत में कुछ नहीं रखा है। युवा पीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता है। जिंदगी को सफल बनाना है तो कड़ी मेहनत करें, संघर्ष करें, अच्छे बीज बोए। आने वाली फिल्मों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 7 फिल्में जल्द रिलीज होने वाली हैं। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरे देश सब लोग पूरे अच्छे सम्मान के साथ सॉल्व कर लो सब कुछ। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। तो जो जिस भी विधा में जाने के लिए सोचिए, उसकी पूरी तैयारी करिए, उसमें प्रॉपर बीज बोइए, प्रॉपर मेहनत करके तो जो भी मिशन सोचोगे पूरा होगा। शॉर्टकट मिशन कभी पूरे नहीं होते। आने वाली फिल्म हंगामा पार्ट 2, भूल भुलैया पार्ट 2, पुली नंबर 2 और इस तरह के बोले चूड़ियाँ, हेलो चार्ली, लगभग 5-7 फिल्में हैं जो आपको देखने मिलेंगी। राजपाल यादव शिकोहाबाद में डॉक्टर दिलीप यादव की बेटी डॉक्टर दर्शिता की शादी में शिरकत करने आए हुए थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर की छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून टीवी के साथ। नमस्कार। डॉक्टर